स्टूडेंट्स, हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट को स्टडी कर रहे थे। हमने देखा कि जनरली अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। और रिएक्टेंट जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो जाते प्रोडक्ट में, बल्कि उन्हें जो है एक ट्रांजिशन स्टेट के अंदर से पास आउट होना पड़ता है या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर। एक्चुअली जब ट्रांजिशन स्टेट होती है तो जो ओरिजिनल बॉन्ड है, पेरेंट बॉन्ड है, जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के दरम्यान है वो ब्रेकआउट हो रहे होते हैं और न्यू बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन हो रही होती है वहाँ पे। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये ट्रांजिशन सी स्टेट है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के दरम्यान में। और उसके बाद जो है रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। इसी चीज़ को हम देख रहे थे कि जब तक हमारे पास मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी इनफ नहीं हो जाती कि वो उनकी दरमियान जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है उनको ओवरकम कर सकें, तो उस टाइम तक जो है न्यू बॉन्ड्स नहीं बनते, या हम ये कह सकते हैं उतनी देर तक प्रोडक्ट नहीं बनती, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के लिहाज से हमारे पास क्या है कि रिएक्टेंट पास थ्रू अ शॉर्ट लिव हाई एनर्जी स्टेट कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट बिफोर द प्रोडक्ट इज फॉर्म। कि रिएक्टेंट से जब भी प्रोडक्ट ने प्रोड्यूस होना है तो वो एक ट्रांजिशन स्टेट के अंदर से पास आउट होके फिर वो प्रोडक्ट में जाएंगे, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट हम क्या कहते हैं कि एनर्जी बैरियर है। जब तक मॉलिक्यूल के पास इतनी एक्सेस में एनर्जी नहीं आ जाती कि वो आपस में कोलाइड करके इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लें, तो फिर वो जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अदरवाइज अगर उनकी एनर्जी कम होगी तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। The energy absorbed by reactant in their ground state to reach the transition state is called the activation energy। कि ग्राउंड स्टेट से जो रिएक्टेंट की नॉर्मल स्टेट है वहां से लेके एक्टिवेटेड स्टेट तक जितनी एनर्जी चाहिए वो मॉलिक्यूल की क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, ई ए से, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हम ई ए का सिंबल यूज कर रहे होते हैं। इन अदर वर्ड्स द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मीन जो हायर स्टेट है, जो सबसे ऊपर वाली है हाई एनर्जी स्टेट है, उसके और जो रिएक्टेंट है उनकी एनर्जी का डिफरेंस जो होता है वो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है, ठीक है। द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स and the average kinetic energy of the reactant is called the activation energy। कि जो एनर्जी बैरियर में जो सबसे पीक पॉइंट है उसकी एनर्जी और जो रिएक्टेंट की एनर्जी है हमारे पास, हम उन दोनों का डिफरेंस ले लें तो वो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी बन जाती है। The activated complex is an unstable arrangement of an atoms which is very short lived high energy species। क्या हमारे पास एक्टिवेटेड स्टेट क्या होती है या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या बनता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट बड़ी अनस्टेबल होती है। क्यों, कि आपको पता है यहाँ पे आपने देखा कुछ बॉन्ड बन रहे होंगे, कुछ बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन हो रहे होंगे। तो ये बड़ी शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होती है, एक्टिवेटेड स्टेट कहते हैं इसको या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कि जी नैनो सेकंड में कंप्लीट हो रहा होता है ये प्रोसेस के जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं वहीं पे नए बॉन्ड भी बन रहे होते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, हाईली अनस्टेबल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है जो कि शॉर्ट लिव्ड स्पीशी होती हैं और उनके पास हाईली ये एनर्जी होती है, हाई एनर्जी होती है। द एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड्स द हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टेट दैट द सिस्टम मस्ट पास थ्रू टू फॉर्म दी प्रोडक्ट। की ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी अगर हम ये वाई एक्सिस पे ले रहे हैं तो मॉलिक्यूल की जो हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होता है, वहां पे मॉलिक्यूल हम क्या कहते हैं, ये मॉलिक्यूल की एक्टिवेटेड स्टेट है। According to the concept of activation, the reactant do not pass directly to the product but first acquire sufficient energy to pass over an activated energy barrier। के reactant ने जब भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है वो डायरेक्टली पास आउट नहीं होते हैं, बल्कि वो हमारे पास क्या करते हैं, एक्टिवेशन अटेन करते हैं या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उसके बाद वो जो है ना कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर। द ग्रेटर द एक्टिवेशन एनर्जी द स्लोवर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। कि जितनी एक्टिवेशन एनर्जी की का ये बैरियर ज़्यादा होगा उतना ही रिएक्टेंट के लिए मुश्किल होगा कि वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करें
और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। अगर ये एनर्जी बैरियर कम है, ठीक है, स्मॉल है एनर्जी बैरियर, तो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करके इजीली हमारे पास क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन ये एनर्जी बैरियर अगर बहुत ज़्यादा है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एनर्जी भी उतनी ज़्यादा चाहिए कि वो इसको पास आउट करके दूसरी साइड पे प्रोडक्ट वाली साइड पे जा सकें। The presence of catalyst provide a path of lower energy of activation as compared to that of uncatalyzed reaction। एक एग्जांपल दी जा रही है कि हम कैटलिस्ट क्यों यूज करते हैं। वो कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि वो ऐसा पाथवे अडॉप्ट करता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो। जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी तो रिएक्शन क्या होगा, स्पीड अप हो जाएगा। क्यों, उसे इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है कि वो पहले उसको एनर्जी बैरियर को क्रॉस करे और फिर जो है वो कन्वर्ट हो प्रोडक्ट के अंदर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपने अगर पीक पे जाना है तो जितनी ज़्यादा पीक होगी या जितनी बड़ी पहाड़ी होगी, सिंपल एग्जांपल दी थी मैंने आपको, उतना ही आपको उसको क्लेम करके दूसरी साइड पे जाना मुश्किल होगा। अगर छोटी सी पहाड़ी है तो अगर आपने वहां से एक साइड से दूसरी साइड पे जाना है तो आप इजीली वहां से जा सकते हैं। तो यही है हमारे पास रिएक्टेंट्स। अगर उन्होंने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे। जितना ज़्यादा एनर्जी बैरियर होगा उतना ही उनके क्रॉस करने के चांसेस कम हो जाते हैं। The idea involved above can be made clear with the help of this diagram in which x-axis is the reaction path, ठीक है, एंड y-axis is energy। हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है A से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक्टिवेटेड स्टेट हमारे पास क्या है B, और प्रोडक्ट क्या बननी है हमारे पास C, ठीक है। अब हम अभी रिएक्टेंट वाली साइड को देखते हैं कि रिएक्टेंट की एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, यानी बी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी का जो डिफरेंस है वो क्या है, EA1। कि रिएक्टेंट ने एक्टिवेटेड स्टेट पे जाना है तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए, EA1 चाहिए। कि रिएक्टेंट की एनर्जी और एक्टिवेटेड स्टेट की जो एनर्जी है उसका डिफरेंस हमारे पास क्या है, EA1, ठीक है। और अगर ये प्रोडक्ट बना रहा है तो प्रोडक्ट की एनर्जी है, और अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन जाए कि सी ने दोबारा ए में कन्वर्ट होना है तो ये क्या हो सकता है कि सी की एनर्जी और एक्टिवेटेड स्टेट की एनर्जी, ठीक है, वो कितना है उसका डिफरेंस, EA2 है। तो रिएक्टेंट ने अगर प्रोडक्ट में जाना है तो EA1, और अगर प्रोडक्ट ने बैकवर्ड आना है ए के अंदर तो ये EA2 आ जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं और फिर ये डेल्टा ई दिखाया हुआ है वो भी देख लेते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का जो डिफरेंस है वो डेल्टा ई कहलाता है, ठीक है। इसी ग्राफ के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है, इन दिस फिगर ए रिप्रेजेंट द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ए हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी, एंड सी इज दैट ऑफ प्रोडक्ट। कि ए हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उसकी एनर्जी को शो कर रहा है कि ए पॉइंट के ऊपर इनकी एनर्जी है और सी पॉइंट के ऊपर प्रोडक्ट की एनर्जी है। एंड बी क्या इज द मिनिमम एनर्जी विच द रिएक्टेंट मस्ट पास पोजेस इन ऑर्डर टू रिएक्ट। कि रिएक्टेंट के पास अगर इतनी एनर्जी होगी तो ये हमारे पास क्या है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, मीन प्रोडक्ट बनाएंगे, अदरवाइज ये नहीं बना सकते। मॉलिक्यूल इन स्टेट बी आर सेड टू बी इन एक्टिवेटेड स्टेट। के हाईली एनर्जी है, हाई एनर्जी है मॉलिक्यूल की यहाँ पे, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्टेट में। सिंस मॉलिक्यूल मस्ट बी एक्टिवेटेड बिफोर द रिएक्शन, के रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले वो क्या कर सकते हैं, उन एक्टिवेटेड होंगे, मीन वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं। अगर वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लेंगे तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनती। द रिएक्शन मस्ट बी प्रोसीड फ्रॉम ए टू बी नॉट डायरेक्टली बट अलॉन्ग विद द पाथ ABC। के ए से सी में डायरेक्ट नहीं जाएगा बल्कि एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा। इन अदर वर्ड्स द मॉलिक्यूल मस्ट फर्स्ट क्लेम द एनर्जी बैरियर बिफोर दे कैन रोल डाउन टू हिल टू फॉर्म द प्रोडक्ट। के हमारे पास क्या है कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो क्या करेंगे, पहले एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे और उसके बाद जो है वो डाउनवर्ड प्रोडक्ट की तरफ आएंगे। इन डूइंग सो द रिएक्टेंट एक्वायर एंड एनर्जी, कितनी एनर्जी चाहिए उनको, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बी पॉइंट और ए पॉइंट के दरम्यान में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना है, EA1 है। द रिएक्टेंट एक्वायर एंड एनर्जी EA1 ऑफ द प्रोसेस। कौन सा, कि ए से सी में जाना है तो उसको पहले EA1 चाहिए। इफ द रिवर्स रिएक्शन, अगर हम ये देखें कि सी से ए में जाना है
तो उससे एनर्जी कितनी चाहिए, EA2। यहाँ पे हमारे पास जो है ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इफ द रिवर्स डायरेक्शन C goes to A is to take place the product required and energy EA2। ठीक है, अब हम इनका डिफरेंस निकालना चाहते हैं। द डिफरेंस इन एनर्जी कैन बी गिवन बाय दिस वन कि डेल्टा E इज इक्वल टू EA1 माइनस EA2। ठीक है, हम यहाँ पर इनका डिफरेंस ले रहे हैं तो वो कैसे आएगा। अब EA1 क्या है, जितनी एनर्जी B पॉइंट पे है और जितनी एनर्जी A पॉइंट पे है, वही है ना हमारे पास EA1 इनका डिफरेंस। तो हम यहाँ क्या करेंगे, EA1 की जगह क्या लिखेंगे, EB माइनस EA। एक्टिवेटेड स्टेट की हाई एनर्जी है उससे माइनस कर देंगे रिएक्टेंट की, और माइनस कर दें हमारे पास EA2 क्या था हमारे पास, EA2 क्या है, एक्टिवेटेड स्टेट की एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी जितनी है हमारे पास। तो इसलिए हम इसको क्या करें, EB माइनस EC। ठीक है, जब ये बाहर जो ब्रैकेट के बाहर माइनस है ये ओपन करेगा इसको, तो ये साइन जो है अंदर वाले चेंज हो जाएंगे और हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा EB और EB। तो यहाँ पे क्या माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की ये जो एनर्जी का डिफरेंस है वो क्या है, EC माइनस EA। यानी जितनी प्रोडक्ट की एनर्जी है माइनस करने उसके अंदर से रिएक्टेंट की एनर्जी, तो वो हमारे पास डेल्टा E बन जाता है। ठीक है, तो इसी हम आप लोग अगर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जिसे कहते हैं डेल्टा H अगर लिखा होगा कहीं पे भी, तो ये वही चीज बन जाती है। बट डेल्टा E इज द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। कि अब ये C और A की एनर्जी का डिफरेंस ले लें हमारे पास, तो ये डेल्टा E बन जाता है हमारे पास। इसी तरह यहाँ इसको क्या कह सकते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, के डेल्टा H भी कह सकते हैं इसको, या जिसे हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इट आल्सो अपीयर दैट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिलीज बाय द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट। कि हमारे पास अगर आपको पता है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। एक्सोथर्मिक क्या होता है कि जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, इसका मतलब है रिएक्टेंट यहाँ से उन्होंने एनर्जी गेन की और जो प्रोडक्ट बन रही है वो लो एनर्जी पे है। देखिए ये रिएक्टेंट हमारे पास हाई एनर्जी पे है और प्रोडक्ट की वैल्यू लो एनर्जी पे है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ एनर्जी जो है रिलीज हो रही है। ए से सी में आने में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, the energy of activation released by the product is greater than that of activation absorbed by the reactants. The net effect is the evolution of heat. द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। आप नेट से आप देख भी सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं और एंडोथर्मिक भी क्या हो सकते हैं। दस डेल्टा E इज नेगेटिव इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमारे पास क्या है, डेल्टा E या हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, नेगेटिव साइन के साथ है, तो इसका मतलब है हीट रिलीज हो रही है। अब ये कैसे हो सकती है, अगर आप इसको देखेंगे EA स्मॉलर देन EA2। ये जैसे ये एग्जांपल आपको दी हुई है कि EA2 की वैल्यू ग्रेटर है और EA1 की वैल्यू लेस है, तो ये नेगेटिव में आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि हीट रिलीज हो रही होती है। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट केस हो जाए कि EA की वैल्यू ग्रेटर हो और EA2 की वैल्यू क्या हो, स्मॉलर हो, तो ये डेल्टा H या डेल्टा E की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आती है। तो पॉजिटिव आएगी तो उसका मतलब है हमारे पास जो है ये रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, कि हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ activation of the product, the heat of reaction at constant volume would be positive and the reaction would be endothermic। endothermic होगा, उसमें क्या केस होता है कि ये C जो है ये ऊपर है और जो है A वो क्या हो, नीचे हो। ठीक है, तो A से एक्टिवेटेड स्टेट पे जाने के लिए क्या होगा, EA1 की वैल्यू ज्यादा होगी और हमारे पास जो है C की जो ऊपर है, तो इसका मतलब एक्टिवेटेड स्टेट और जो सी की एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। तो ये केस हमारे पास एंडोथर्मिक का बनता है। ठीक है, the energy of activation is always positive but the reaction may be exothermic और endothermic। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी बैरियर को तो क्रॉस करेगा रिएक्शन रिएक्टेंट, तो फिर वो प्रोडक्ट में जाएंगे। तो ये हम ये देखते हैं कि नेट इफेक्ट क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है। इट ऑल डिपेंड अपॉन द कंपैरेटिव वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है और प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक, अब दूसरा हमारे पास क्या है कि समटाइम
आपने वो टनल देखी होगी कि जब भी पहाड़ियों के अंदर से देखिए, कोई अगर ट्रेन क्रॉस नहीं कर सकती या गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकती ऊपर पहाड़ी के ऊपर से, तो क्या करते हैं, उसके अंदर एक टनल बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें इतना ऊपर ना जाना पड़े, उसको पहाड़ी को काट के तो दरमियान से रास्ता निकाल लिया जाता है, ठीक है, कि इतना एनर्जी बैरियर क्रॉस ना करना पड़े, तो हम कुछ और कर लें, ऐसा वे कर लें कि हमारे पास हमें कम एनर्जी देनी पड़े। तो रोड के ऊपर हम क्या करते हैं, यानी कि जो पहाड़ियां हैं उनको काट, ऊपर से जाने के बजाय हम उसको काट के टनल बना लेते हैं, इसीलिए कहा जाता है, जिसको कहते हैं टनलिंग इफेक्ट, कि हमें एक्टिवेशन एनर्जी ना गेन करनी पड़े, कोई ऐसा प्रोसेस करें कि जिसके लेस एनर्जी रिक्वायर्ड हो, तो वो उसको हम टनलिंग इफेक्ट भी कहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी तरह की एग्जांपल ये है कि हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो क्या करता है, ऐसा पाथ चूज करता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, तो रिएक्शन जो है वो जल्दी प्रोसीड आउट हो जाता है। तो ये सारी चीजें एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड कर रही है कि रिएक्शन फास्ट है या स्लो है, या उसको एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन आ गई कि हम यहाँ पे जो चीज़ हमने कल पहले देखी थी वही चीज़ आ गई है साथ ही, कि यहाँ पे हमारे पास आर्हेनियस फैक्टर है या फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, या हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी आ गया और टेम्परेचर आ गया। Arrhenius noted that for most direction the increase in the rate with the increasing temperature is non-linear. He found that most of the reaction rate are based an equation based on the following three factor. उसने एक इक्वेशन दी थी कि ये कोई लीनियर फैक्ट नहीं है, बल्कि ये एक्सपोनेंशियल ये जो है ना, टेम्परेचर के साथ साथ हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज हो रहा होता है। या इसमें एक्चुअल में थ्री फैक्टर जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से? नंबर ऑफ कोलिजन अकरिंग पर सेकंड, कि एक सेकंड के अंदर कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, ये डिपेंड करते हैं, ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पोजेसिंग एन एनर्जी E और ग्रेटर, ठीक है, कि वो मॉलिक्यूल, वो फ्रैक्शन, मतलब कि कितने 100 मॉलिक्यूल हैं, उनमें से 50 के पास एनर्जी होगी, 60 के पास होगी, 70 के पास होगी, ठीक है। वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है, ताकि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके। द फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन दैट है एप्रिशिएबल ओरिएंटेशन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोलिजन, हर कोलिजन फ्रूटफुल नहीं होता, कि हर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनती। प्रोडक्ट बनने के लिए कोलिजन्स को प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए मॉलिक्यूल की, कि वो प्रॉपरली किस ओरिएंटेशन में आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तो ये तीन फैक्टर है हमारे पास, कि पहले वाला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ कोलिजन्स अकरिंग पर सेकंड, के एक सेकंड के अंदर कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स के पास हमारे पास जो है एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी से ग्रेटर एनर्जी कितनी है। और इसी तरह हमारे पास जो थर्ड आ जाता है कि जो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं उनकी ओरिएंटेशन कितनी है। These three factors are incorporated in the Arrhenius equation, which is equal to K is equal to A into exponential minus EA over RT. ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही है, कि बता रही है हमें कि रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, K इज द रेट कांस्टेंट, EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी, R इज द जनरल गैस कांस्टेंट, ठीक है, एंड T is absolute temperature. The symbol A in equation is called the frequency factor, ठीक है, यानी कि कितने मॉलिक्यूल एक सेकंड के अंदर आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उनकी स्टेरिक हिंड्रेंस कितनी है, और वो उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन को डील कर रहा है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी फैक्टर। द फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज रिलेटेड to the frequency of collision with the proper orientation. The frequency factor does not have a dependence on temperature, ठीक है, कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, but it is a small in comparison to the exponential term, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, मीन टेम्परेचर इन्फिनिट हो जाए, तो ये टर्म सारी क्या है, माइनस में है।
तो एक्सपोनेंशियल टर्म हमारे पास 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास कि कोई ऐसी कंडीशन के जब रेट कांस्टेंट इक्वल हो जाता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी फैक्टर के, तो वो कंडीशन हमारे पास आती है कि जब हमारे पास ये टेम्परेचर जो है वो इन्फिनिट हो जाए। The Arrhenius equation correlate the rate constant with this temperature। यहाँ पे इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर का और रेट कांस्टेंट का इफेक्ट देख सकते हैं। जैसे हमने कहा था कि एक्सपोनेंशियल टर्म के अंदर टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो ये डिनोमिनेटर में है, तो इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, रेट कांस्टेंट हमारे पास इंक्रीज होता है। तो अगर हम ये सिंपल एक्सपोनेंशियल टर्म को लॉग की टर्म में लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ के इज इक्वल टू माइनस EA ओवर 2.303 RT प्लस लॉग ऑफ A। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन जाती है कि y एक्सिस हमारे पास क्या होगा, लॉग ऑफ K, x एक्सिस हमारे पास क्या है 1 ओवर T, और इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ A आ गया, और साथ में हमारे पास स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, माइनस EA ओवर 2.303 R। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्लोप से वैल्यू निकाल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। हमारे पास लॉग ऑफ के है, 1 ओवर टी का ग्राफ बनाया हमने, तो स्लोप की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस EA ओवर 2.303 R आ गया। और साथ में हमारे पास क्या है कि अगर कि स्लोप, अब हमने एक्टिवेशन एनर्जी को निकालना है, तो स्लोप की वैल्यू माइनस, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2.303 R की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एक और इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट निकाल लें, तो उनको भी हम जो है आपस में माइनस करें दो इक्वेशंस को, तो हमारे पास जो है फाइनल इक्वेशन क्या बन जाती है कि log ऑफ K2 ओवर K1 इज इक्वल टू EA ओवर 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। यहाँ से अगर हमने एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज करके हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमने आर्हेनियस फैक्टर को निकालना है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में हमारे पास क्या था, आर्हेनियस फैक्टर क्या आ रहा था, इंटरसेप्ट में आ रहा था, ठीक है। तो स्लोप ग्राफ से हमें क्या वैल्यू मिल जाती है, इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल सकती है। और अगर हम उसका एंटी लॉग ले लें तो वो क्या है हमारे पास कि a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। द इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन विद द y एक्सिस एट 1 ओवर t, जब 1 ओवर टी 0 है तो y एक्सिस पे जब इंटरसेप्ट आ रहा है तो वो हमारे पास किसकी वैल्यू है, वो हमारे पास फ्रिक्वेंसी फैक्टर की वैल्यू है। सो वी कैन एवेलुएट द फ्रिक्वेंसी फैक्टर फ्रॉम द सेम प्लॉट जो हमने ऊपर देखा कि उसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ a इज द एंटी लॉग ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक है। और उसके यूनिट्स क्या बनेंगे, उसके यूनिट सेम होंगे जैसे कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के होते हैं। मीन अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके यूनिट्स आपको पता है कि क्या यूनिट होंगे, पर सेकंड यूनिट होते हैं। तो इसीलिए साथ में हमारे पास क्या है, एक यूनिट भी पर सेकंड हो गया। अगर ये सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट होता तो यहाँ पे एक यूनिट भी सेकंड ऑर्डर वाले होते। द यूनिट्स ऑफ आर्हेनियस फैक्टर A for the first order reaction is per second, and for the second order reaction it is dm cube per mole per second। इसी तरह अगर हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू और दूसरा जो फैक्टर है हमारे पास जो इंटरसेप्ट है log ऑफ a, उन दोनों की वैल्यू मालूम हो तो हम इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर आर हमें पता होता है, जो जनरल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर हम मेंशन करें कि ये यहाँ पे क्या टेम्परेचर है, तो ये वैल्यूज पुट करके हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यार हम किसी भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये नीचे आप लोगों को एक न्यूमेरिकल्स दिया गया है जिसमें उन्होंने टेम्परेचर की वैल्यू दी है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू मालूम होती है।
तो K2 को मालूम करना था। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आप जो है वो खुद भी देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ भी हमारे पास क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो वो थोड़ा सा क्विकली मैं आप लोगों को जो कि हमें आज जो है आप लोगों को जो है ना यहाँ से भी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास क्या होता है कि हम देखें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी रेट ऑफ रिएक्शन। हमें पता है कि रेट कांस्टेंट जो है वो फंक्शन है टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है चेंज हो सकता है, या हम सिंपली कह सकते हैं रेट कांस्टेंट चेंज हो सकता है। तो इसी तरह अगर कोई और फैक्टर जो रेट कांस्टेंट को इफेक्ट कर रहा है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को भी इफेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि हमने कहा था कि रेट कांस्टेंट एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ फ्रैक्शन ही होता है जब कंसंट्रेशन को हम यूनिटी ले लें या 1 मोल पर डीएम क्यूब में ले लें। ठीक है, द रेट ऑफ फ्रैक्शन इज देयरफॉर आल्सो डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, कि अगर रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। एज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल आल्सो इंक्रीज। हमें पता है कि मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है। ड्यू टू हायर काइनेटिक एनर्जी देयर विल बी ग्रेटर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, कि जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उनके इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, और इसी वजह से हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, फॉरवर्ड फास्टर हो सकता है, कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज होने से। A Swedish scientist Arrhenius made a quantitative study on the effect of temperature on the rate of reaction and was awarded by a Nobel Prize for his work in 1903. He derived a well-known relationship to show dependence of the rate of reaction on temperature, which is called the Arrhenius equation। जो हमने पीछे देख ली है वही चीज़ है, जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का जो डिपेंडेंस है टेम्परेचर के ऊपर, उसको डील कर रहा है ये आर्हेनियस इक्वेशन के K इज इक्वल टू A इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए ओवर आर टी। रेट कांस्टेंट हमारे पास K है, R जनरल गैस इक्वेशन है, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कि इसको हम केल्विन में लेने हैं। E A एंड A आर कलेक्टिवली नोन एज आर्हेनियस पैरामीटर्स। ये हमारे पास A क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। प्री एक्सपोनेंशियल यानी एक्सपोनेंशियल से पहले वाला फैक्टर, ठीक है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कह सकते हैं या फ्रीक्वेंसी फैक्टर कह सकते हैं इसको, विच इज एसोसिएटेड विद द ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, कि प्रॉपर ओरिएंटेशन से डील कर रहा है, इसकी स्टीयरिंग हिंड्रेंस से डील कर रहा है। इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन व्हेन द टेम्परेचर अप्रोचेस इन्फिनिटी। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मीन इन्फिनिट हो जाएगा, तो ये वाली टर्म जो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा और ये फैक्ट जो है उतना ही कम होता जाएगा, तो इसलिए हमारे पास क्या है, ये फैक्टर खत्म हो जाएगा और रेट कांस्टेंट और हमारे पास जो है ए की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगी। जब कंडीशन क्या है कि जब हमारे पास टेम्परेचर जो है इन्फिनिट हो जाता है, इसीलिए जो के के यूनिट है वही हमारे पास क्या होंगे, ए के यूनिट हो जाते हैं। EA is the activation energy, which is the minimum amount of kinetic energy in addition to average kinetic energy of the molecules that is required to initiate a chemical reaction। कि मॉलिक्यूल के पास जो रिएक्टेंट के पास जितनी उनकी एवरेज एनर्जी होती है उससे अगर वो एक्सेस में एनर्जी उनके पास आएगी तो तभी वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जितनी एक्सेस एनर्जी आती है वो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए वो हमारे पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है। हमारे पास अगर दो मॉलिक्यूल हैं ए एंड बी, उन्होंने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो वो फर्स्टली क्या होगा, एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाएंगे जिसमें उनके ओरिजिनल बॉन्ड क्या हो रहे होंगे, ब्रेक हो रहे होंगे, और न्यू बॉन्ड जो हैं वो फॉर्म हो रहे होते हैं। व्हेन ए एंड बी एंड सी आर कलेक्टिवली टर्म एज रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ जैसे पहले आप लोगों को एक एग्जांपल दी गई है, सेम वही है कि रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास, उनकी कुछ एनर्जी है जिसको हम
ए से रिप्रेजेंट करें, बी पे क्या होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है जहाँ पे न्यू बॉन्ड्स फॉर्म भी हो रहे हैं और पेरेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेकआउट हो रहे हैं और वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। Here A and B are two reactants which react to form highly unstable activated complex that readily transform into product के वो product में convert हो जाता है। The activated complex is also known as transition state and act as an energy barrier, and the molecule have to surpass this energy barrier to get transformed into product। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास reactant को convert होना है अगर प्रोडक्ट के अंदर, तो वो क्या होगा कि यहाँ पे एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे। Sometime it happens that the molecule having energy less than activation energy also like to give the product. This unusual phenomena is known as quantum mechanical tunneling। जैसे मैंने आपको टनल बताया था कि वही है कि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के बजाय कोई इंटरनली क्या हो, टनल क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग हो और रिएक्शन प्रोसीड आउट हो जाए। तो वहाँ पे एक एग्जांपल इसकी ये भी होती है कि हमारे पास अगर हम कैटलिस्ट ले रहे हैं तो वो एनर्जी डिफरेंट एनर्जी का पाथवे अडॉप्ट करता है और वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन जल्दी प्रोसीड आउट हो जाता है। ये हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है 5.21, ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ख़त्म करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसका लॉग ले लें, तो उस तरह भी हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से। ठीक है, उस टाइम तक until it become equal to प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, एज द टेम्परेचर अप्रोचेस टू इंफिनिटी, कि जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं उतना ज़्यादा हमारे पास क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक लिमिट में इंक्रीज होगा उस टाइम तक जब तक ये हमारे पास हम ये कह रहे हैं कि आफ्टर सम टाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज नहीं होता। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, मीन इन्फिनिट हो जाए, तो के की वैल्यू इक्वल हो जाती है ए के। The variation in the rate constant with temperature is also dependent upon the value of activation energy, के एक्टिवेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। मीन एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास क्या होता है, कम होता है। इफ द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज पॉजिटिव देन के इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर, के हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव है, मीन बहुत ज़्यादा हमारे पास एनर्जी बैरियर है, के इंक्रीज करने के जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने से के जो है वो इंक्रीज हो रहा है। वेयर एज फॉर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी के विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप इक्वेशन से देख सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं, ये वैल्यू नेगेटिव हो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो सकता है यहाँ पे। सिमिलरली अ हाई एंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी के बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है हाई है और पॉजिटिव वैल्यू है कि स्ट्रांगली डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर। स्ट्रांगली डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि थोड़ा सा भी टाइम को टेम्परेचर को चेंज करेंगे हम तो हमारे पास क्या है, जो रेट कांस्टेंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया। वेयर एज फॉर पॉजिटिव बट लो वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, पॉजिटिव वैल्यू तो है लेकिन उसका एनर्जी बैरियर हमारे पास कितना है, कम है, देन इट इज़ वीकली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो उस टाइम हमारे पास क्या होगा कि रेट कांस्टेंट जो है वो वीकली डिपेंडेंट है, मीन टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज करेंगे तो तब हमारे पास क्या हो सकता है, रेट कांस्टेंट में चेंज है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म को ख़त्म करने के लिए लॉग नेचुरल ले सकते हैं। दोनों साइड में हमारे पास लॉग नेचुरल आएगा तो लॉग नेचुरल क्या बन जाएगा, लॉग नेचुरल के इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ए प्लस लॉग नेचुरल ई माइनस ई ए ओवर आर टी। जब लॉग नेचुरल ई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, 1 होती है और इस साइड पे जो एक्टिवेशन एनर्जी वाली टर्म है उसके साथ से लॉग की टर्म खत्म हो जाएगी। तो इसकी ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, लॉग नेचुरल के इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर आर टी प्लस लॉग नेचुरल ए।
ठीक है, हम इसको लॉग नेचुरल में भी लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 में भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। अगर आप इसी इक्वेशन को देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है कि लॉग नेचर के और 1/t के दरम्यान में जो ग्राफ बन रहा है तो इसकी स्लोप क्या आएगी -EA/RT, और इंटरसेप्ट जो y एक्सिस के साथ बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, लॉग नेचुरल a। ये लीनियर फॉर्म है, पहले वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, अब ये हमारे पास क्या है, लीनियर फॉर्म है। उसकी स्लोप हमारे पास क्या है, स्लोप इज इक्वल टू -EA/R। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, लॉग नेचुरल a है, और अगर हम उसको एक्सपोनेंशियल में लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि a की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हम दो डिफरेंट टेम्परेचर ले लें कि T1 टेम्परेचर है तो वहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, K1 होगी। अगर हमारे पास T2 टेम्परेचर है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू K2 है। तो सिमिलर इक्वेशन को K1 और K2 के लिए लिखेंगे। अब यहाँ पे आप जब इक्वेशन लिखोगे तो ये हमारे पास log ऑफ a जो है दोनों टर्म में कॉमन है। अगर हम इन दोनों टर्म्स को क्या करें, सब्सट्रैक्ट करें तो क्या बन जाएगा कि a की टर्म जो है लॉग नेचुरल a, तो दोनों टर्म्स के अंदर से कैंसिल आउट हो जाएगी और रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या रह जाएगी, लॉग नेचुरल K2 माइनस लॉग नेचुरल K1 इज इक्वल टू -EA/RT2 प्लस, अब जो ये वाली वन वाली टर्म माइनस में ऑलरेडी है और माइनस होगी तो ये क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी, प्लस EA/RT1। तो यहाँ पे कॉमन हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन में EA/R कॉमन है तो हमने दोनों साइड्स पे निकाल लिया। रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वाली टर्म को हमने पहले लिख लिया, नेगेटिव वाली टर्म को हमने बाद में लिख लिया। तो ये क्या बन गया, 1/T1 माइनस 1/T2। तो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉग नेचुरल K2/K1 इज इक्वल टू EA/R इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 मल्टीप्लाई बाई T2। ये हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन है। अगर हमें दो रेट कांस्टेंट और दो टेम्परेचर्स की वैल्यू मालूम है, जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। This is another form of activation Arrhenius equation that is useful for the calculating the value of activation energy for a reaction when the value of rate constant at two different temperature is known for the reaction। कि हम किसी भी रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर, तो जब हम डिफरेंट टेम्परेचर्स की वैल्यू अगर हमें मालूम हो, उनके उसके लिहाज से रेट कांस्टेंट की वैल्यू मालूम हो, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, हम क्या करें, हम एक और इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं कि अबव इक्वेशन जो है हमारे पास 5.211 जो इक्वेशन आ गई थी, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाली इक्वेशन थी, ये वाली, ये जिसको हमने लॉग नेचुरल एक्सपोनेंशियल खत्म करके लॉग नेचुरल लिए, लॉग नेचुरल K इज इक्वल टू -EA/RT प्लस लॉग नेचुरल A। इस इक्वेशन को अगर हम यूज करें और इसका क्या करें, डिफरेंशिएशन ले लें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो क्या बन जाएगा, D लॉग नेचर K/dt इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे भी, दोनों साइड पे हम डिफरेंशिएशन ले लें टेम्परेचर के लिहाज से। ठीक है, तो इस होल टर्म की भी डिफरेंशिएशन लिखेंगे हम, तो क्या बन जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो तो पहले ही इक्वेशन से बाहर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये एक्चुअल में टेम्परेचर के साथ इसकी डिफरेंशिएशन हो रही है, तो क्या है, -EA/R इक्वेशन से बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसकी होगी, D/dt मल्टीप्लाई बाय 1/t। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम इक्वेशन में, ये जब ऊपर आएगा नोमिनेटर में आएगा तो ये -1 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ दूसरी टर्म में तो टेम्परेचर है ही नहीं है। ठीक है, मीन कांस्टेंट वैल्यू है एक, और इसकी कांस्टेंट की हम जो है हम हमारे पास डिफरेंशिएशन नहीं होगी, तो इसलिए लॉग नेचुरल की जगह पे क्या हो गया, 0 वैल्यू आ गई। अब सिर्फ हमारे पास इक्वेशन में ये -T-1 है, जिसकी हमारे पास क्या हो रही है, डिफरेंशिएशन हो रही है। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, ये पावर रूल मैंने जो है आप लोगों को सेंड भी किया है कि इसकी डिफरेंशिएशन कैसे हो रही है। क्यों क्या होता है,
n कोई भी टर्म है, जैसे x है, x की पावर n है अगर, ठीक है, तो उसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी कि n जो है वो x से पहले आ जाएगा, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या होगा, n माइनस वन। तो यहाँ पे n हमारे पास क्या माइनस वन है, तो वो माइनस वन पहले आ गया, और ये माइनस वन, तो इसकी आंसर क्या आएगा, माइनस टू। और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, और ये माइनस टी माइनस टू है, तो वो टी डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। और यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल सकते हैं, कि इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ई ए इज इक्वल टू आर टी स्केयर इंटू डी लॉग नेचुरल के ओवर डी टी। कि इस इक्वेशन से भी हम क्या कर सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, या अगर हम इस इक्वेशन की डेरिवेशन ले लें 1/t के लिहाज से, ठीक है, तो इस साइड पे तो 1/t नहीं है या टेम्परेचर नहीं है, तो ये टर्म इसी साइड पे आ जाएगी, ऐसी आ जाएगी कि d log नेचर k डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 1/t, ये टर्म ऐसी आ गई। दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वेशन से बाहर आ जाएगी। यहाँ पे क्या था, माइनस ई ए ओवर आर जो है वो कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं आ रहा, चेंज किस में आ रहा है, सिर्फ टेम्परेचर में आ रहा है, और हम इसी के लिहाज से उसकी डिफ्रेंसिएशन करें। अब ये 1/t के लिहाज से डिफ्रेंसिएशन है, और यहाँ पे क्या 1/t है, तो आप ये देखिए d और d कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/t जो है वो ऊपर जाएगा, तो t और t भी कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन यहाँ पे रह गया क्या हमारे पास, माइनस ई ए ओवर आर रह जाएगा, और लॉग नेचुरल a वाली टर्म के अंदर तो है ही नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, तो इसलिए ये a की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं कि हम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई ए इज इक्वल टू माइनस आर डी लॉग नेचुरल k डिवाइडेड बाय d 1/t। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर हम प्लॉट करें लॉग नेचुरल k को 1/t के दरम्यान में, ठीक है, और r हमारे पास क्या है, जनरल कांस्टेंट है, जनरल रेट कांस्टेंट है, और ये टर्म हमारे पास क्या होगी, स्लोप। हम स्लोप की वैल्यू मालूम करें और इक्वेशन के अंदर पुट करें, और वहां से भी हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। नीचे आपको न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं कि कैसे आप एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आप इसको जनरली देख भी सकते हैं, खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होता है, और एक्टिवेशन एनर्जी का क्या इफेक्ट होता है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर, और साथ साथ हम एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।